हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर 5 वीडियो पहले से ही दे दिया है और ये आपका आज का छठे वीडियो कंप्लीट होने वाला है। तो यदि आपने 5 वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर बहुत सारे पेपर के माध्यम से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो पुराने पेपर है और पेपर के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और भी बनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है और इस तरह भी आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो ये आज का यहाँ पर छठे नंबर का वीडियो है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से कह रहा है क्वेश्चन कि पेन स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाया या बचाता है या बचाया जा सकता है किसके माध्यम से। दोस्तों, जो सर्ज टैंक होता है और सर्ज टैंक पेन स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। और सर्ज टैंक जो होता है इसकी आवश्यकता जल की मात्रा को टरबाइन को देता है। जब जल की मात्रा कम होती है तो ये टरबाइन को देता है और पेन स्टॉक पर दबाव को भी ये नियंत्रित करने में सहयोग करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अर्थात सर्ज टैंक। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? जल ऊर्जा या सौर ऊर्जा या प्राकृतिक ऊर्जा या पवन ऊर्जा। दोस्तों, जो इनमें आपको ऑप्शन दिया गया परंपरागत ऊर्जा अर्थात गैर परंपरागत ऊर्जा, ये जो है आपका स्रोत नहीं है अर्थात ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है। लेकिन आपको जो यहाँ पर जल ऊर्जा दिया गया देख सकते हैं और यहाँ पर आपका दिया गया सौर ऊर्जा और ये आपका दिया गया पवन ऊर्जा। ठीक है, ये आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्राकृतिक गैस दिया गया है ये आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, यदि आप आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। मैं आपको हर क्वेश्चन को बताने के लिए मात्र 5 सेकंड का मौका दूंगा। ठीक है, तो सभी लोग आंसर बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताते चले। मात्र आपको 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से कह रहा है क्वेश्चन, सभी लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जल विद्युतीय स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले प्रत्यावर्तक खाली स्थान प्रकार का होता है? गैर सैलेंट पोल प्रत्यावर्तक या सैलेंट पोल प्रत्यावर्तक या टर्बो जनरेटर या स्टीम टरबाइन प्रत्यावर्तक। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। मात्र 5 सेकंड का आपको मौका दिया जाएगा। 5 सेकंड का। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जब आप यहाँ पर जैसे ही ऑप्शन बताते हैं उसके बाद आंसर बता देते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आंसर नहीं दे पाते हैं। चलिए सभी लोग बताइए। ऑप्शन भी आपके सामने है और क्वेश्चन भी आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सही अर्थात साइलेंट पोल अल्टरनेटर अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन, पावर स्टेशन का कार्य है। जो पावर स्टेशन होता है, ठीक है, उसका कार्य क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने, विद्युत पर नियंत्रण रखना। बी ऑप्शन दिया गया विद्युत पर वितरित करना और सी ऑप्शन दिया गया विद्युत का उत्पादन करना और डी ऑप्शन दिया गया विद्युत का भंडारण करना। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सकें और ऐसे क्वेश्चनों का लाभ उठा पाएँ। सभी लोग आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, 5 सेकंड आपका ख़त्म हुआ। बहुत सारे लोग अभी कुछ सही आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग गलत दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, पावर स्टेशन का जो कार्य होता है विद्युत का उत्पादन करना होता है और जहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है वहाँ को ही हम पावर स्टेशन कहते हैं। ठीक है, अर्थात और यहाँ पर जो आपका ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, पहले इसको भी जान लीजिए। तो वहाँ पर हम स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं जिससे कि जो जनरेटिंग वोल्टेज होता है वो को हम ट्रांसफार्मर की सहायता से हाई वोल्टेज कर दिया जाता है, जिसके बाद जो क्या होता है विद्युत का संचारण होता है। और जो जनरेटिंग जो वोल्टेज होता है यहाँ पर 11 केवी, ठीक है, कितना यहाँ पर वोल्टेज जनरेट किया जाता है? तो 11 केवी से आपका 33 केवी तक किया जाता है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर की सहायता से हम 220 केवी को 400 केवी और 400 केवी को 800 केवी में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
25वें। सभी लोग बताइए, न्यूनतम परिचालन व्यय खाली स्थान में पाई जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा संयंत्र में, या डीजल ऊर्जा संयंत्र में, या जलीय ऊर्जा संयंत्र में, या नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में? किस में पाई जाती है? सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, जो न्यूनतम परिचालन व्यय होता है वो जलीय ऊर्जा, जिसको हम हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं, उसमें ये पाई जाती है। और अधिकतम परिचालन जो व्यय ऊर्जा होती है वो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि कैलोरी किसका मात्रक है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी बता सकते हैं। इसके लिए 10 सेकेंड ही काफ़ी है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कार्य, शक्ति, ऊष्मा और बल। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऊष्मा। अर्थात हम कह सकते हैं कि कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है, और ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है जूल होता है, और 1 ग्राम जल का जो ताप होता है 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? 1 कैलोरी कहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से किस प्रकार के ईंधन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं होते नेगेटिव टाइप पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया आपका ठोस ईंधन, बी ऑप्शन दिया गया द्रवीय ईंधन, सी ऑप्शन दिया गया गैसीय ईंधन, और डी ऑप्शन दिया गया ये सभी। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है इसमें से। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है। मात्र 5 सेकंड का आपको मौका दिया जाएगा, सभी लोग आंसर बताइए। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ठोस ईंधन। अर्थात हम कह सकते हैं कि ठोस ईंधन में विस्फोट होने की जो संभावना है नहीं होती है, लेकिन लकड़ी, कोयला, कोक, जैविक ईंधन और जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं या ज्वलनशील खनिज पदार्थ होते हैं, इनमें ठोस ईंधन ये आपका जो है ठोस ईंधन है। और ठोस ईंधनों की अन्य जो प्रकार की ईंधन की तुलना में जो विस्फोट न होने की दर से क्या होती है? संभावना नहीं होती है। जैसे कि कोयला जो हो गया, ये जलन ताप पहुँचाने के लिए इसमें कठिनाई होती है, ठीक है। तो इसमें जो आपका ज़्यादातर ठोस ईंधन में ये आपका संभावना नहीं होती है विस्फोट होने की। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोल, या प्राकृतिक गैस, या ये सभी? सभी लोग बताइए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है इसमें से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ लोग इसका आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं लेकिन आंसर देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो आपका कोयला, पेट्रोल हो गया, ठीक है। और जो प्राकृतिक गैस आते हैं, ये प्राकृतिक गैस आते हैं, ये आपका ऊर्जा के 2 स्रोत होते हैं। पहले तो इसको जान लीजिए, एक आपका पहला होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और दूसरा आपका होता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और ऐसे स्रोत जो पृथ्वी पर पहले से ही विद्यमान रहते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, ये जो है आपका प्राकृतिक गैस आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पारंपरिक ऊर्जा के भी स्रोत आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ए, बी, सी और डी, ये। अर्थात यहाँ पर हम डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल सही होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की शक्ति संयंत्रों का प्रयोग सर्वाधिक होता है? डीजल आधारित, या पवन आधारित, या कोयला आधारित, या जौहरीय ऊर्जा आधारित? सभी लोग बताइए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, कोयला जो आधारित प्रकार के जो शक्ति संयंत्र होते हैं उनका जो प्रयोग होता है ज़्यादातर कहाँ पर किया जाता है? तो इसके ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है ये कोयला आधारित जो प्रकार के होते हैं शक्ति संयंत्रों में प्रयोग किया जाता है। और इसके दहन से जो ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, और इसी ऊष्मा से ही आपका क्या होता है? वाष्प तैयार किया जाता है, जिससे एक वाष्प टरबाइन चलाई जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, कोयला आधारित। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग किन स्थानों पर किया जा सकता है? जैसे कि मैदानी इलाकों में, या पहाड़ी इलाकों में, या ए व बी दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। ये थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन है।
हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किन स्थानों पर किया जा सकता है? मैदानी इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में या ए व बी दोनों में या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा होती है इसका स्रोत का जो उपयोग होता है ज़्यादातर मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में अर्थात दोनों क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार की जो ऊर्जा होती है इस स्रोत के द्वारा कम मात्रा में जल उपलब्ध होने की स्थिति में भी ये ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से किसका ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है? तापीय ऊर्जा स्रोत का या हाइड्रो ऊर्जा स्रोत का या नाभिकीय ऊर्जा स्रोत का या उपयुक्त सभी का? चलिए सभी लोग इसका आंसर बताइए। मात्र 5 सेकेंड आपको दिया जाएगा। जैसे मैं ऑप्शन बता रहा हूँ उसके बाद आपका टाइम स्टार्ट हो जा रहा है। 5 सेकेंड, सभी लोग बताइए। बताते रहिए। कुछ लोग इसका अभी तक गलत आंसर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, हाइड्रो ऊर्जा जो स्रोत का जो ईंधन होता है ये परिवहन मूल्य शून्य होता है, ठीक है। और इस विधि से में क्या होता है, इस विधि में आपका नदी या जैसे नहर हुआ या बैरेज बनाकर इसको जल एकत्र किया जाता है और एकत्रित जल को ऊंचाई से गिराकर जल टरबाइन पर चलाई जाती है। और इस प्रकार जो क्या होता है हाइड्रो ऊर्जा स्रोत का ईंधन परिवहन होता है और इसका बहुत ही कम लागत भी होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, हाइड्रो ऊर्जा स्रोत, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है क्वेश्चन सूर्य की सतह का लगभग तापमान है। सूर्य की सतह का लगभग तापमान है। इस तरह यहाँ पर एक साइंस टाइप का क्वेश्चन आपका हो जाता है। चलिए सभी लोग बताइए। बहुत ही खूब, 6000 अंश, अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया 6000, ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अर्थात सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 अंश सेल्सियस होता है जिससे नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा है क्वेश्चन सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत का कारण है। सूर्य पर ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय कर्षण या नाभिकीय संलयन या उष्मा? चलिए सभी लोग बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी लोग आंसर बताते चलिए। जिनको नहीं आ रहा है वो भी बताने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों, सूर्य पर ऊर्जा का जो स्रोत है नाभिकीय संलयन है और सूर्य जो है 4.5 गुणे 10⁻23 किलो जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी किसी को कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है क्वेश्चन इनमें से किससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है? सौर ऊर्जा स्रोत से या पवन ऊर्जा स्रोत से या बायोगैस ऊर्जा स्रोत से या ज्वारीय तरंग ऊर्जा स्रोत से? सभी लोग बताइए। सभी लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करें। तो देखिए दोस्तों, पवन ऊर्जा स्रोत जो होता है ध्वनि प्रदूषण फैलाता है, ठीक है। पवन ऊर्जा जो स्रोत होता है ध्वनि प्रदूषण फैलाता है और पवन ऊर्जा जो आता है एक आधारित उपकरण ऊर्जा परिवर्तक है, ठीक है। मतलब कि ऊर्जा परिवर्तक के अंतर्गत ये पवन चक्की एवं पवन टरबाइन जनित आदि ये आते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, पवन ऊर्जा और ऊर्जा स्रोत, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है क्वेश्चन सामान्यतः डीजल विद्युत शक्ति उत्पादक सेट किस क्षमता में बनाए जाते हैं? सभी लोग बताइए। तो दोस्तों, सामान्यतः जो क्या होता है डीजल विद्युत शक्ति जो उत्पादन सेट होता है वो 0.5 से आपका 100 kVA तक क्षमता के बनाए जाते हैं। और ऑप्शन में हमारा दिया गया सी ऑप्शन 0.5 से 100 kVA तक। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पे। सभी लोग देख लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन कि भू उपग्रहों एवं अंतरिक्ष यानों में विद्युत शक्ति आपूर्ति हेतु किस प्रकार की विद्युत उत्पादन संयंत्र प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल इंजन चलित अल्टरनेटर या जल वाष्प चलित वाष्प इंजन युक्त अल्टरनेटर या निकिल कैथेड्रियम बैटरी या सौर पैनल? सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कौन सा इसमें सही है?
तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी अर्थात सौर पैनल, अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया सौर पैनल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कैसे, क्योंकि दोस्तों भू उपग्रह एवं जो अंतरिक्ष यान होते हैं उसमें विद्युत शक्ति जो आपूर्ति होती है वो सौर पैनल का ही विद्युत उत्सर्जन संयंत्र में प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है क्वेश्चन, बायोगैस का उत्पादन खाली स्थान किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? गोमूत्र से या पशुओं के गीले गोबर से या प्लास्टिक कूड़े से या सूखे पत्तों से? कौन सा करेक्ट है इसमें, सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, बायोगैस का जो उत्पादन होता है पशुओं के गीले गोबर से ही किया जाता है, और कार्बनिक पदार्थ जैसे द्वारा क्या होता है उत्पन्न किए जाने वाली जो ऊर्जा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये बायोगैस किसके द्वारा बनाई जाती है? तो दोस्तों कार्बनिक पदार्थ को हम बायोगैस कहा जाता है, जो क्या होता है वृक्षों और पशुओं से प्राप्त ही होते हैं हमारा। तो यहाँ पर इसके द्वारा ही बनाया जाता है, पशुओं के गोबर से और वृक्षों के द्वारा हमारा बनाया जाता है ये। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, प्लास्टिक पशुओं के गीले गोबर से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, सभी लोग बताइए। जल विद्युत संयंत्रों में यदि किसी नदी, नहर अथवा जलाशय के जल को एक ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन को प्रदान किया जाता है तो जल मार्ग का नाम होता है ड्रेनेज या पेनस्टॉक या टिल रेस या नलिका। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग बताइए, सभी लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए टाइम समाप्त हुआ है आपका। देखिए दोस्तों, जल विद्युत संयंत्र में जो होता है क्या होता है, किसी नदी, नहर अथवा जलाशय के जल को एक ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन को प्रदान किया जाता है, जो कि जल मार्ग को हम क्या कहते हैं? पेन स्टॉक कहते हैं, अर्थात इसका जो नाम दिया गया है पेन स्टॉक ही नाम दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो यहाँ पर हमारा दिया गया बी ऑप्शन, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है क्वेश्चन, भाप शक्ति स्टेशन में बॉयलर की अति तापक में क्या प्रवेश करता है? जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसमें भाग ले सकें इस तरह की ऑनलाइन क्लास में। पहला ऑप्शन दिया गया नम वाष्प, बी ऑप्शन दिया गया अति तापित भाप या भारी जल या ठंडा जल। सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। देखिए दोस्तों, भाप शक्ति स्टेशन में बॉयलर की जो अति तापक में जो नम वाष्प होता है वही प्रवेश करता है, और बॉयलर की जो दक्षता होती है 35%, कितना होती है दोस्तों? 35% से 40% होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नम वाष्प, अर्थात भाप शक्ति स्टेशन में बॉयलर की जो अति तापक में क्या होता है? नम वाष्प ही प्रवेश करता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 पे। कह रहा है क्वेश्चन, उत्क्रमणीय टरबाइन पंप इकाई जल में प्रयुक्त होती है, पंपित चयन संचयन संयंत्र या प्रोत्कर्षण टैंक के बिना शीर्ष जलाशय संयंत्र या प्रोत्कर्षण टैंक के साथ उच्च शीर्ष जलाशय संयंत्र या उपयुक्त। सभी लोग इसका आंसर दीजिए, मात्र 5 सेकंड का मौका है आपको, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। और जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट भी चेक करिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्रोत्कर्षण टैंक के बिना शीर्ष जलाशय संयंत्र। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि उत्क्रमणीय टरबाइन पंप इकाई जल में प्रोत्कर्षण टैंक के बिना निम्न शीर्ष जलाशय संयुक्त प्रयुक्त होती है, और ये विपरीत दिशा में भी कार्य करती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर आपको टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन कवर किए गए थे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वहाँ पर कवर करके बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।